हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो 2020 की प्रीवियस ईयर की ये क्लास है, ये आज अंतिम क्लास होगी। 2020 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ चुटफुट टॉपिक्स बचेंगे जो कि आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि आज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरी आज साइंस पढ़ेंगे, आज हम लोग इन्वायरमेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आज ये दोनों चीज़ हम लोग खत्म करेंगे, साइंस और इन्वायरमेंट। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स खत्म की थी और बाकी जो टॉपिक्स है समय के साथ हम लोग खत्म कर लेते, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, चूंकि मैं यहाँ पे पीडीएफ दिखा दूँ आपको, मैं 101 तक बनाऊँ जितना हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बचेगी क्या आप लोग के पास जो जैसे करेंट बचेगा। ठीक है, 30 के करीब में करेंट के क्वेश्चन थे, तो करेंट 2020 का पढ़ने यानी 2019 की करेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि जो ट्रेडिशनली रहे होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। यहाँ पे दो चीज़ आपकी छूट जा रही है, जैसे एक विविधा छूट रही है और यूपी स्पेशल छूट रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको समझाने के लिए, बस आप लोग 5 मिनट का टाइम देंगे तो चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी कि कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी दो चीज़ छूटेगी, एक छूटेगी विविधा। ठीक है, विविधा जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका लिंकेज डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट से नहीं होता है, और एक होता है यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, विविधा के क्वेश्चंस लगभग 5 से 7 हर पेपर में है, और यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन लगभग 2 से 5 एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि हर पेपर में 3 हम लोग बोल सकते हैं एवरेज। तो ये जो 10-15 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यानी 7 से 12 क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 साल का कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 5 साल कलेक्ट करेंगे तो ये इनकी संख्या लगभग 35 से 60 के करीब में हो जाएगी, और फिर इनको हम लोग एक क्लास के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, एक क्लास के माध्यम से देख लेंगे। आप लोग समझ लेंगे कि अब स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, विविधा और यूपी स्पेशल का, क्योंकि 2-2 4 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा तो वीडियो बनाने का 5 मिनट में कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो इतने इंटरेस्टेड होते नहीं है। अब आप लोग समझेंगे इस बात को। आज आप लोग की वैसे मोटी मोटी देखा जाए तो आपकी 2020 खत्म हो जा रही है, मोटा मोटा नहीं, 2020 खत्म हो जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया, हम लोगों ने जियोग्राफी देख लिया, हम लोगों ने पॉलिटी देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स देख लिया, हम लोग आज साइंस देख लेंगे, हम लोग आज इन्वायरमेंट और इकोलॉजी देख लेंगे। यही तो है आपके पास, और क्या है, यही सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें से हिस्ट्री यहाँ तक आपकी खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गई है। ये तो हम लोग आज लगभग आपकी 50 मिनट की क्लास होगी, उसमें खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, तो 50 मिनट की क्लासेस में आज ये दोनों चीज़ आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से 2020 आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, मैं हमेशा एक बात आप लोग से कहता हूँ कि इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जो दोस्त इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, देखिए वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी वैल्यू एडिशन करके आता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी प्रिपरेशन के ही दौर में हूँ, तो मेरे भी दिमाग में रहता है कि वैल्यू एडिशन कर लो। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जो कुछ गूगल करके, कुछ जो हमारे पास और भी प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, दोनों को मैच करा के जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो बिल्कुल छूटेंगी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी मेरी आपको समझाना। और भी जो साइड के फैक्ट्स होते हैं, जो आजकल यूपी पीसीएस का ट्रेंड बदल रहा है, उस बदलते ट्रेंड के अनुसार मैं उन किताबों से भी खोज की चीज़ें आप लोग को बताते चल रहा हूँ। मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप समझिए कि आप खुद से अगर मेहनत करते हैं तो उसको खोजने में कम से कम 1 से 1 घंटे मिनिमम आप लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, जिस वैल्यू एडिशन को मैं बताते चल रहा हूँ, ये समय है ना केवल आपका बच रहा है, वैल्यू एडिशन भी आपका सहज भाव से होते चल रहा है। ठीक है, आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है कि देखिए, यूपीएससी हिंदी की एक यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स की। आप लोग इस टेस्ट सीरीज से अभी जुड़ जाइए। आप लोग इंतजार मत करिए कि जब फॉर्म आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब जुड़ेंगे। प्राय क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि 80% लोग तभी जुड़ते हैं, तो रिजल्ट भी क्या होता है, रिजल्ट वही 20% का होता है। कारण क्या है, कारण क्या है, स्टार्ट से प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा अभी टाइम देते रहेंगे तो प्रीलिम्स साथ साथ चलता रहेगा, लास्ट में एक बैग भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए 8840751912 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेंगे। जो भी डिटेल है फीस टेस्ट की वो दे दी जाएगी। इसमें मैं बता दूं आपको कि कुल 20 टेस्ट है। ठीक है, अभी हम लोग का प्लान है, इसमें कम से कम 5 ओपन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जिसकी जो पीडीएफ वगैरह है, जो मॉडल आंसर वगैरह है, वो आपके ओपन ग्रुप पे नहीं, बहुत जो आपका पेड ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो टेस्टों की संख्या यहाँ से आपकी 25 हो जाने वाली है, टेस्टों की संख्या 25 जाने वाली है। और जैसा कि मैंने 2021 के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, मैं 2022 के लिए भी ध्यान देंगे, 2022 के लिए भी मैं क्या करूँगा कि करंट अफेयर आपको पढ़ा दूंगा। तो इस तरह से ओवर आपकी तैयारी की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बैक ईयर में करा दे रहा हूँ, करंट में करा दूंगा। साइंस की क्लासेस ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो गई कल से। साइंस हम लोग का टारगेट है कि जनवरी लास्ट होते होते आपकी साइंस भी खत्म हो जाए, जनवरी लास्ट या मैक्सिमम 10 फरवरी या 15 फरवरी तक। तो साइंस भी खत्म हो गया, बैक ईयर खत्म हो गया। अब आपके पास हम लोग समय जैसे आगे रहेगा, हम लोग और भी नए प्लान्स लाके आपको चीज़ें करवा देंगे। एथिक्स की क्लासेस आप लोग के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही हैं। तो आप लोग की टारगेट है कि प्री और मेंस की तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहे। 80% हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग के लिए फ्री कर दे रहे हैं। 20% जिसमें आप लोग समझिए जो
मिनिमम है, वो भी 20% अगर हम लोग की पेड ग्रुप्स हैं तो ध्यान देंगे इसकी फीस भी बहुत मिनिमम है। डेली आंसर राइटिंग हम लोग कराते हैं, मॉडल आंसर देंगे, कॉपी चेक करेंगे, आपकी जो पर्सनल गाइडेंस है वो सारी करते हैं। उसके बावजूद इसकी फीस हम लोग केवल पहले मंथ 1200 रुपये, अगले मंथ से आपकी 1000 रुपये लेते हैं। अगले मंथ आगे से आप 2 बार ज्वाइन करिए, 3 मंथ ज्वाइन करिए, 4 मंथ ज्वाइन करिए, 10 मंथ, 20 मंथ, 50 मंथ, कभी इसकी फीस वही है। ठीक है, मतलब सीधी बात, आगे जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो 1,000 लगना है। औसतन इसकी फीस देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, 1000 रुपये ही आती है। ठीक है, तो सीधी इस बात करती है कि भैया 1000 रुपये में ये सारी काम होती है। तो ये है प्री और मेंस की यूपीएससी हिंदी की पीटी की टेस्ट सीरीज हम लोग की ऑलरेडी चल रही है। तो और ये डेली आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। ये दोनों अगर आप लोग सीरियसली ले लिए तो 2022 में आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बैक ईयर याद कर लिए हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो रुकना कहाँ से है। अब हम लोग आते हैं जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग समयबद्ध तरीके से आगे देखते रहेंगे। आज हम लोग देखते हैं, आज से हम लोग साइंस देखने वाले थे, तो आज से हम लोग साइंस देखते हैं। ठीक है, थोड़ा शेरू परेशान कर रहा है, बस आप लोग ध्यान नहीं देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ आप लोग को बहुत मिनिमम जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से कह रहा है कि फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का, या इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी का नहीं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो आपका फायर अलार्म होता है इसमें फोटो सेल का यूज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, फायर अलार्म में आपके प्रकाश सेंसर का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश सेंसर का प्रयोग किया जाता है। और होता क्या है कि जब यही आग लगती है और धुआं जब इसी प्रकाश सेंसर में पहुंचता है तो जो प्रकाश किरणें हैं वो बाधित हो जाती हैं, और हम लोग को अलार्म के माध्यम से चीज़ें पता चल जाती है कि भैया आग लगने के पहले चीज़ें हम लोग को खबर मतलब मिल जाती है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण क्या जाती है, बाधित हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली जो फायर अलार्म होता है उसका। अपने दिमाग में केवल एक सिंपल सा फैक्ट रखेंगे कि फोटो सेल, यानी फोटो सेल का यूज किया जाता है किसमें, फायर अलार्म्स में। आप लोग को ये चीज़ याद रख लेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत प्यारा सा फैक्ट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, एक साइड में आपको मेटल लिखा हुआ है और दूसरी साइड में उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसके गुणधर्म है वो लिखा है। कह रहा भैया मैच कराओ, बिना रुके टुके सीधा मैच करा दो। देखिए यहाँ पे लिखा है सोडियम, सोडियम। ध्यान देंगे दोस्तों, सोडियम को अगर हम लोग मैच कराएंगे, कह रहा है कि विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है, इनमें से देखेंगे तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। ध्यान देंगे, चांदी विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक है। लीजिए भैया, आसानी से मिल गया, चांदी क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक, सबसे पहले यही मिल गया। तो सी को हम लोग क्या करते हैं, 1 से मिला लेते हैं। नेक्स्ट आइए, सोडियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, पारा जो होता है वही कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, पारा होता है। यानी सीधी बात क्या है, बी का तीर मिल गया, अभी ए नहीं मिला लेकिन बी का तीर मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बचा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सीसा और सोडियम। सीसा को चाकू से काटो, देखो आसानी से कट जाएगा, आंसर आएगा नहीं। तो चाकू से किसको आसानी से काटा जा सकता होगा, फिर सोडियम को, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4। अब बचा क्या, लीड, लीड मतलब सीसा, तो सीसा का क्या हो जाएगा, तो सीसा का ध्यान देंगे, सीसा का संबंध किससे है, तो सीसा उष्मा का कुचालक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, यानी हो गया जाएगा डी का 3। अब आंसर ढूंढेंगे, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4 3 सॉरी एक सेकेंड 4 2, ये 12 2 पे है ना, 12 2 पे है, 4 2 1 3। आंसर ढूंढिए, 4 2 1 3 का है, 4 यहाँ पे है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 आंसर है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें सबसे आसान क्या था, सबसे आसान ये था कि कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है। ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ के क्लास 10th में आपको 8th में भी मिल जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बी का 2 तो कंफर्म है कि बी का 2 होगा, और बी का 2 इसमें देखेंगे तो केवल एक ही जगह पे है, बी का 2 इसमें केवल एक ही जगह पे है। कितनी बार आंसर इसी तरह के आपको आपके बेसिक नॉलेज के दम पे निकल जाते हैं, आपको स्पेसिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी बार इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये मैं फोन नंबर जो था डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो प्रचार था, देखिए प्रचार भी साइड में जरूरी है। आपको पता है यूपीएससी हिंदी को चलने के लिए इसकी भी बहुत जरूरी है, और आप लोग की भी सपोर्ट की बहुत जरूरी है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना करेंगे हम लोग का भी मोटिवेशन उतनी ही बेहतरीन तरीके से रहेगा, और हम लोग भी नए नए प्लान्स लेके आएंगे और सफल करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें ला के बस बीच में छोड़ दिए। ठीक है, बीच में चीज़ें इस तरह छूट जाती है। अब देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे आप देखिए विजन की क्लासेस हो रही हैं, विजन की क्लासेस जो मैगजीन है, विजन की उतनी टफ मैगजीन को आसान बातों में बेहतरीन तरीके से गौरव सर पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए ना, जिसने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हो, ठीक है, हिंदी मीडियम से, और नंबर जीएस के देखेंगे तो तंग रह जाएंगे। यूपीपीसीएस सेलेक्टेड पहले अटेम्प्ट में
ठीक है, यूपीपीसी सेलेक्टेड, ऐसा बंदा आपको फ्री में क्या कर रहा है कि विजन की मैगजीन बढ़ा रहा है। और व्यूज कितने जाते हैं? 400। और ये अभी अंड संड किसी के वीडियो पड़ जाते हैं, आप देखेंगे नॉर्मली, मैं किसी का बेइज्जती नहीं करूंगा, अब स्टडी चैनल्स पे ही तो पता चलता है भैया कि वहाँ पे 1-1 लाख के करीब में व्यू है, ठीक है, 1-1 लाख के करीब में व्यू है। तो कहाँ से मोटिवेशन सामने वाले का बनेगा भाई? कि एक तो आप समझिए ना कि एक तो आपको एकदम प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब मतलब कि एकदम दमदार बंदा आपको फ्री में पढ़ा रहा है, ऊपर से जब 300-400 व्यू आते हैं तो पता चलता है यार कि ठीक है, सामने वाले का मूड नहीं है या सामने वाला भी सीरियस नहीं उतना चीज़ को, ये समस्या पड़ जाती है। अब इससे क्या होता है कि अगर चीज़ें बंद हो गई तो इन 400 का भी घाटा हो जाता है। तो कोशिश बस आपकी ये है, आप अपनी तरफ से बस इतना क्या करिए कि आप लोग सपोर्ट क्या करिए, बाकी जब चीज़ें चलनी होंगी तो अपने आप चलेंगी, ठीक है। तो मेरे कहने में होता है, अब देखिए इसका आंसर आप लोगों को ईजिली मिल जाता है। चीज़ें जो मैं समझाया हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा ध्यान देंगे, जब ये आज चूंकि ये खत्म हो जा रहा है, तो आज के लगभग आज 27 तारीख या 28 तारीख को, मान लीजिए आपको 27 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 28 तक अगर ये वीडियो मिलती है तो आप मान के चलिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3 जनवरी तक, ठीक है, 2020 के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपकी जो पेड ग्रुप है टेस्ट सीरीज का, इसी पे हम लोग इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो सेंड कर देंगे, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट्स सेंड कर देंगे। मेरे दिमाग में हम लोग कम से कम 10 साल का शॉर्ट नोट्स यहाँ पे शेयर करेंगे, कम से कम, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा आप सीधा एग्जाम में देखेंगे कि इसका फायदा क्या होगा। कम से कम इस 10 साल के शॉर्ट नोट से अगर 25 क्वेश्चन भी आ गए, 20 क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ गए, 20 का मेरा मानना है 25 प्लस क्वेश्चन आएंगे। और ये 10 साल का शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम कितने पढ़ने का होगा? अधिकतम 50 पढ़ने का होगा, अधिकतम 50 पेज का होगा। आप समझिएगा, एक दिन में इसको आप दोहरा सकते हैं और 25 नंबर अपने कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसी टेस्ट सीरीज पे मिल जाएंगी, आपकी इसके लिए कुछ और रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन पे, 75 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, ध्यान देंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शंस दिए गए क्या है? टेफ्लॉन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? टेफ्लॉन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नियोप्रीन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। और उसके बाद से डी क्या है? पॉलीथीन है, ठीक है। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा एक हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, अब एक चीज ध्यान देंगे, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं बेसिकली क्या होता है कि अगर इनको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे यानी अगर इनके तापमान में वृद्धि करेंगे, हीट करेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये मुलायम हो जाते हैं। ये इनमें इनका गुणधर्म यही है, मैं यहाँ पे गुणधर्म इसका लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी इनकी यही है, ठीक है। सेकंड, अगर इनको ठंडा करेंगे यानी हीट को, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो रिजल्ट होता क्या है कि ये कठोर हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? ये कठोर हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देंगे, नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ध्यान देंगे, नियोप्रीन यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बाकी यहाँ पे टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन, ये तीनों थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन में तो किसी को शक नहीं होगा, जैसे हम लोग क्या किए कि थर्मोप्लास्टिक को समझा दिए। ये पॉलीथीन को आप गर्म करिए, बुलाएं बजाइए पिघल के, और ठंडा भी क्या होता है कि प्लास्टिक चीज़ें कठोर हो जाती हैं, ठीक। तो सीधे से अपने दिमाग में रखेंगे कि अभी देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक पे यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया नीचे, आप समझिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे याद हो गया, टेफ्लॉन याद हो गया, ठीक है, नियोप्रीन याद हो गया और पॉलीथीन याद हो गया, ठीक है। सॉरी, नियोप्रीन नहीं है, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो नियोप्रीन है वो क्या है? वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है, वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आंसर में कहीं नॉयलॉन रहता, नायलॉन भी क्या है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन इसमें कहीं आंसर में लिखा नहीं है। नॉयलॉन भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं जो मैं अब बता रहा हूँ। नॉयलॉन भी क्या है? नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। नायलॉन के साथ साथ मैं बता दूँ पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ पे 2 और थर्मोप्लास्टिक के नाम आपको मिल गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आएंगे अगला। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। अब एक चीज ध्यान देंगे, बेसिकली जो ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ना, थर्मोप्लास्टिक्स, ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे, ये कृत्रिम बेसिकली होते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि फाइब्रिन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन, ठीक है। यहाँ पे 4 नाम दिया है, फाइब्रिन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। अब ध्यान देंगे,
इन चारों में से। तो वैसे तो हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर है फाइब्रिन। की फाइब्रिन भैया क्या है कि फाइब्रिन क्या है कि कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इस चीज को ध्यान देंगे, फाइब्रिन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रिन देखिए यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ भी है कि फाइब्रिन रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो कि प्लेटलेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या होता है कि रुधिर का थक्का बनाता है। आप लोग को दिमाग में ये रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रुधिर के थक्का बनाने में कारगर होता है, तो वो फाइब्रिन है। जान देंगे वो फाइब्रिन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इतना ही है जिसे हम लोग अगर समझ गए, इसी से हम लोग को पता चलेगा ये प्राकृतिक, ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। फाइब्रिन का काम क्या है कि थक्का बनाना काम, थक्का बनाने का, रुधिर का थक्का बनाना काम है। किसी भी घाव अगर हो गया है, रक्तस्राव हो गया है, खून बह रहा है, तो वहाँ पे थक्का बनाना इसका काम। तो जैसे हम लोग फाइब्रिन के वर्क्स को समझेंगे वैसे ही समझ जाएंगे भैया फाइब्रिन क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ पे 3 चीज समझे गए हैं, लक्सान, नियोप्रिन और टेफ्लॉन क्या है, ये कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। ये सब क्या है बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे नियोप्रिन क्या है, नियोप्रिन एक संश्लेषित रेशा है। नियोप्रिन क्या है, नियोप्रिन एक संश्लेषित रेशा, हम लोग रबड़ बोल देते हैं, रबड़ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे 2 लिस्ट दिया है और आपको मैच करानी है। ठीक है, एक लिस्ट में यहाँ पे पदार्थों के नाम दिया है और यहाँ पे उसके यूज लिखा गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A B C D, और उसको यहाँ पे मैच कराना है और कोड के आधार पे आपको आंसर को सही टिक करना है। आप लोग क्वेश्चन समझ करोगे। अब यहाँ पे लिखा है नीला थोथा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे लिखा है नीला थोथा। इंग्लिश आप लोग देखते चलेंगे, इंग्लिश जहाँ जहाँ आसान रहेगी मैं पढ़ दूंगा, जहाँ जहाँ कठिन रहेगी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मजाक ना बन जाए इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए कवकनाशी जो नीला थोथा होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो कवकनाशी होता है। ठीक है, वो कवकनाशी होता है। तो सीधी बात है कि नीला थोथा का मैच कहाँ कर जाएगा, A के 2 से मैच हो जाएगा, A 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, नीला थोथा क्या है, कवकनाशी है। अच्छा, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा लिखा है और बहुत हिट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, यानी सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या होता है, कृत्रिम वर्षा होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यानी क्या हो गया, सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया। आप चीजों को याद भी करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नीला थोथा का यूज क्या है, कवकनाशी में यूज है। सिल्वर आयोडाइड का यूज क्या है, कृत्रिम वर्षा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे नियोसिन को देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इयोसिन है। ठीक है, इयोसिन का यूज देख लेते हैं। इयोसिन का यूज क्या है, इयोसिन का यूज लाल स्याही में किया जाता है। ध्यान देंगे इयोसिन का यूज लाल स्याही में किया जाता है, यानी हम लोग यहाँ से आएंगे तो लाल स्याही, रेड इंक यहाँ पे है। ठीक है, लाल पेन आप लोग जो यूज करते हैं उसको बनाने में इयोसिन का यूज किया जाता है। यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। अब क्या होता है, कृंतकनाशी यानी रोडेंट नाशी बचा है। अब एक ही चीज बता है, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। तो डी का क्या जाएगा 4। और ये सेपरेट क्वेश्चन बन के आते हैं, आज ये मैचिंग में दे दिया है, ये सेपरेट क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। अब समझिए डी का यहाँ पे क्या हो गया 4। यूपीपीसीएस अपने ही फैक्ट को क्या करती है, 5-6 कलेक्ट कर लेगी और मैचिंग में दे देगी। आजकल उसका ट्रेंड यही हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव का। तो 2 3 1 4 जहां आंसर दिखेगा वहां सही होगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ए का 2 मैच करने से आपको आंसर नहीं मिलता, तो ये देखिए ए में 2 हर जगह है, लेकिन बी का 1, बी पे क्या है, इयोसिन मैच कराते तो भी मिल जाता आपको। ठीक है, सी अगर आपको पता रहता, सी अगर आपको पता रहता तो नहीं मिलता। सी से क्या है, सी का 1, तो सी बहुत आसान भी था। सी का देखिए 1 अगर मिलाते तो भी आपको 2 चीज़ पता रहना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि 2 जगह पे ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। 78 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को समझा दिया। बुक अगर आप लोग पूछेंगे कौन सी है, तो ये यूथ कंपटीशन टेक्स्ट बुक है, मार्केट से आप लोग ले लेंगे। 350 के करीब में या 400 करीब में बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं इसमें वैल्यू एडिशन करके पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान देना मैं समझा दे रहा हूँ, जो और भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है मैं उसको कराते भी चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 78 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, बेसिकली लौह देखेंगे तो हीमोग्लोबिन, ध्यान देंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इन 2 में ध्यान देंगे कि लौह युक्त प्रोटीन्स होते हैं। मैं यहां पे लिख दूं हीमोग्लोबिन और की जगह प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को इंग्लिश में लिखते हैं, नहीं हिंदी में लिख देते हैं मायो, भाई नीचे हुआ ग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। अब ध्यान देंगे मायोग्लोबिन, अब क्या है, इन दोनों में ही क्या होते हैं,
लौह युक्त प्रोटीन्स होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे मिलकर इन दोनों में ही लौह युक्त प्रोटीन्स होते हैं, लौह युक्त प्रोटीन होते हैं। आप समझिएगा आपको। अब इसका आंसर तो आप लोग को मिल गया भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मतलब इसमें तो समस्या है नहीं कि सीधा सीधा आपको आंसर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी सही है। मायोग्लोबिन, इसका मायोग्लोबिन के बारे में ध्यान देंगे तो मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कशेरुक मांसपेशियों में स्थित होता है। ध्यान देंगे मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कशेरुक मांसपेशियों में स्थित होता है। इसके बारे में एक और भी फैक्ट था जो मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग परेशान नहीं रहेंगे, चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हैं, इस एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें तैयार हो गया। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हिंग, शिलाजीत, सुहागा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं पर हम विश्वास नहीं करेंगे। प्रायः देखिए यूपी पेशेंट जो नन ऑफ द एबव होता है तो इसका संकेत यह था कि एबव में से कोई एक सही है, ठीक है। उसको चौथा कुछ नहीं मिलता है ऑप्शन, तब तो सोचता है चलो भाई यहाँ पे नन ऑफ द एबव लिख देते हैं। हालांकि ऐसा केवल 90% केस में होता है, 10% उसका माथा खराब हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका आंसर देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो हींग है, हींग की खेती बेसिकली देखेंगे पंजाब वाले रीजन में की भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि ये मुख्यतया जो है, मुख्यतया देखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाने वाला फसल है, फसल नहीं पौधा है, ठीक है, जब जिसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल भूमध्य सागरीय में, भारत के भी कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसको उगाया जाता है। अब ध्यान देंगे आंसर तो हम लोग को पता चल गया, हिंग का आंसर आप लोग इंग्लिश रख लेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप समझिए इस बात को, ठीक है। अपने दिमाग में ये रखेंगे कि हिंग 100 प्रजाति का एक पौधा है ईरानी मूल का, ठीक है। इसका डायरेक्टली आंसर आपको याद कर लेना, ऐसा बकवास टाइप का क्वेश्चन एक दो यूपी पीसीएस देती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो बेसिकली उत्परिवर्तन कहलाता है। इसको आप लोग को याद कर लेना है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ध्यान देंगे तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो अमाशय में होता है, अमाशय में होता है। एक्चुअली होता क्या है कि अमाशय में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। और इसी पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से क्या होता है कि इसमें प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। HCl की उपस्थिति में, ध्यान देंगे HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम हम लोग जान गए कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। तो ये एक चीज हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? अब ध्यान देंगे एक्चुअली जो पॉलिश किया हुआ चावल है, ठीक है, यहाँ पे मैं पेन उठाऊं, जो पॉलिश किया हुआ चावल है, पॉलिश किए हुए चावल में क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो B1 है, विटामिन B1 है, जिसको हम लोग इसकी कमी पाई जाती है, विटामिन B1 की कमी पाई जाती है। अब ध्यान देंगे विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमीन। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। यानी विटामिन B1 की कमी कहाँ पाई जाती है? पॉलिश किए गए चावल में पाई जाती है। और समझ गया विटामिन B1 का सोर्स क्या है? मूंगफली है, तेल है, सोयाबीन है, दूध है, दही है, ठीक है, ये सब चीजें हैं बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझिएगा विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। अब चूंकि चावल में B1 की कमी पाई जाती है और B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेरी, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें इसका जो सही आंसर है वो विटामिन के है। विटामिन के जिम्मेदार है। तो मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार जो है वो विटामिन के है। विटामिन के ध्यान देंगे ये वसा में विलेय विटामिन है। यहाँ पे लिखा है वसा में विलेय विटामिन है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि बेसिकली ब्रेन के कार्यों के बारे में बोला है, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। हमको पता है दोस्तों कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये क्या है? ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उत्तरदायी होता है। ह्यूमन ब्रेन किस किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? आप ध्यान देंगे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, या लास्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग कह सकते हैं साइंस का। किस किस चीज के लिए उत्तरदायी है?
तो ये बेसिकली सोचने के लिए, ठीक है। हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, यहां पे ठीक से लिख देते हैं, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। और क्या है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में। अब सोचिए मस्तिष्क क्या काम करता है, मस्तिष्क सोचने का काम करता है, हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में काम करता है। अब हम लोग इसके आंसर्स को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रेन जो है, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करने के लिए। सेकंड कह रहा है कि शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। दो बातें बोल रहा है, अगली कुछ बोल रहा है, देखते हैं आगे भी कुछ स्टेटमेंट है, नहीं, दो ही स्टेटमेंट है। तो जाहिर सी बात है भैया ये दोनों चीज सही है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, अब जब मैं इस चीज को, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो एक को तुम्हें पता था भैया कि हृदय गति को नियंत्रित करता है, सही है। अब इस शरीर के संतुलन वाले में कंफ्यूजन आ गया था, तो सीधे मैं इसको सोच के कैसे माना था कि भैया देखिए कि सीधी सी बात है कि भैया कि ब्रेन का काम क्या है, सोचना, ठीक है, और ब्रेन अगर सोचना बंद कर देगा तो इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और शरीर का जो उसके संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो सीरीज बात है कि मैं मतलब ये सोच के मैंने इस आंसर को टिक कर दिया था इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको पता भी चल गई कि दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं क्या सही है, सी सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंप्यूटर पे आधारित आया था, साइंस के क्वेश्चन आपको हो गए। अरे साइंस के क्वेश्चन हम लोग को अब तक हो गए 15-16 क्वेश्चन के करीब में साइंस के थे, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि भैया साइंस के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए नहीं आ गए, आ गए हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, हालांकि इसको कंप्यूटर से काट दीजिए, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे भेज दिया, मैं इसको बता भी देता हूँ। अब मैं इसको करंट में उस साल पढ़ाया भी था, ये करंट में चर्चा में था, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 2019 में, एक्चुअली इसको करंट में डालना चाहिए इसको, ठीक है, ये न्यूज़ में था, मैं चूंकि करंट पढ़ाया था तो मुझको याद है इसको, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कुल तीन राज्यों में पड़ता है। जिन 3 राज्यों में पड़ता है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक हरियाणा आपका नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ये करंट में न्यूज में था उस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखेंगे, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक करंट का क्वेश्चन आ गया था जो कि बाघों की जनगणना के बेस था। 2018 में बाघों की जनगणना हुई थी, ठीक है। हमको पता है कि भैया 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 29 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट लेते रहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं या वैश्विक बाघ दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ये तो हो गया 29 जुलाई, ठीक है। जब ये काउंट हुआ था 2018 में, तो भारत में बाघों की संख्या कितनी पाई गई थी, 2967 पाई गई थी। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ध्यान देंगे भारत हुआ क्या था एक्चुअली, ध्यान देंगे वर्ष 2010 में भारत ने वादा किया था कि वो अपने यहाँ बाघों की संख्या जो होगा वो दोगुनी करेगा वर्ष 2010 में। और भारत 2019 की काउंटिंग है, 2018 का एक्चुअली ये काउंटिंग है, 19 में रिपोर्ट आई है, यहीं से पता चलता है कि भारत दोगुने के टारगेट को आपको पूरा कर लिया है। क्योंकि भारत का टारगेट क्या था कि दोगुना, 2010 में भारत ने टारगेट लिया था कि वर्ष 2022 तक वो क्या करेगा कि दोगुना कर देगा बाघों की संख्या को। तो जीव संरक्षण यानी जैव विविधता संरक्षण में अगर एफर्ट दिखाना होगा कभी आपको मेंस में, तो आप लोग बाघों का जो ये रिपोर्ट है इसको मेंस में आप लोग कीवर्ड्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट के तौर पे या प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब समझिएगा। अच्छा, ये जो जनगणना हुआ था बेसिकली ये क्या था, ये कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से किया गया था, और ये विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण अभियान था, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसको इसके लिए दर्ज किया गया, इस चीज को ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल बाघों की संख्या की आबादी क्या है, 70%। तो बिल्कुल सही है, भारत में कुल 70% बाघों की कुल संख्या है, इस चीज को ध्यान देंगे विश्व की। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों से बाहर रहते हैं, तो बिल्कुल सही है कि भारत में 30%, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये रिपोर्ट कहती भी है कि लगभग 30% इंडियन टाइगर्स ऐसे हैं
जो आउटसाइड रहते हैं टाइगर रिजर्व के, ठीक है, आउटसाइड रहते हैं टाइगर रिजर्व के। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सारी कहानियां मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी गई हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, यहाँ पे नेशनल पार्क्स लिखे गए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे स्टेट दिया गया है। कह रहा भैया नेशनल पार्क से आपको स्टेट को मैच कराना है, अब ध्यान देना है। यहाँ पे इंद्रावती दिया है, तो हमको पता है दोस्तों कि इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इंद्रावती यानी रेड कलर से कर देते हैं, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया। नेक्स्ट पे उठा लेते हैं मोल्लेम, ठीक है, मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मोल्लेम नेशनल पार्क जैसा नाम है वैसा इसका पता है, गोवा में स्थित है, ठीक है। मोल्लेम कहाँ पे स्थित है? मोल्लेम गोवा में स्थित है। पेन से उठा लेते हैं, मोल्लेम गोवा में स्थित है। तो यानी बी का क्या हो गया, बी का 3 हो गया। अब यहाँ देखिए कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कलेसर कहाँ पे स्थित है? कलेसर हरियाणा में स्थित है। तो सी का क्या हो गया, सी का 2 हो गया, सी का क्या हो गया, सी का 2 हो गया। बेतवा कहाँ पे स्थित है? तो बेतवा या इसी को हम लोग बेतला कहते हैं नेशनल पार्क। तो बेतवा या बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से 4 3 1 2 इसके आंसर हो गए। 4 3 1 2 देखेंगे कहाँ पे, 4 3 1 2 कोई आंसर में है? 4 3 1 2 नहीं, 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखिए मिल गया आंसर, ठीक है। 4 3 2 1 इसका आंसर आप लोग को मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको मोल्लेम केवल बता रहा था कि मोल्लेम कहाँ पे स्थित है, गोवा में, ये बैक ईयर का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी ने इसको पूछ भी रखा है, तो आपको इजीली कि मोल्लेम का गोवा पता चलता है, तो बी का 3 हो जाता और बी का 3 केवल एक जगह था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन जो है ये सुपोषण पे स्थित है, ठीक है, यूट्रिफिकेशन पे स्थित है। इस चीज को ध्यान देंगे, यूट्रिफिकेशन ध्यान देंगे बेसिकली है क्या, हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि सपोज कि ये रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज लिख देते हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे धुआं निकाल देते हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इनके मल क्या है कि यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, नदियों में। अब समझिए क्या हो रहा है कि जब इनके साथ इनके मल आते रहते हैं तो होता क्या है, यानी जल में, इस नदी में क्या होता है, जैविक एवं अजैविक तत्वों में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसके साथ क्या होता है, जल में देखने को मिलता है कि जैविक एवं अजैविक, यहाँ पे लिख देते हैं जैविक प्लस अजैविक, जैविक एवं अजैविक तत्वों में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जैविक एवं अजैविक तत्वों में वृद्धि होगी तो क्या होता है कि यहां पे इन जगहों पे क्या होगा, यानी रिवर में क्या होगा कि यहां पे शैवालों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो जाती है, शैवालों की संख्या में वृद्धि होगी। अच्छा ध्यान देंगे, ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ा नहीं, ऑक्सीजन लगभग अभी वही है। तो होगा क्या कि शैवालों की संख्या में जब वृद्धि हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। और रिजल्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई बढ़ गया खाने वाले तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूट्रिफिकेशन, और इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि किसी जलीय निकाय में जैविक एवं अजैविक तत्वों में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप शैवालों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि हो जाती है। अब समझिए, कह रहा है पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन को कम कर देता है, जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। बिल्कुल सही है, शैवालों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, रिजल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड या सॉरी ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 सही है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये तो सही है। सेकंड पे आएंगे, सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है। बिल्कुल सही है, जैविक एवं अजैविक तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है। देखिए जैविक एवं अजैविक तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी क्या इसमें, सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। इसका रिजल्ट क्या निकला कि 1 और 2 दोनों सही हो गया, ठीक है। यही जो चीजें लिखी हैं उसको मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कभी भी लौट के आएगा, ठीक है। लिख के ले लो, ये क्वेश्चन 2022 में आपके एग्जाम में लौट के आने वाला है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर 2019 में भी पूछा हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, अभी जब टाइगर रिपोर्ट आई थी तभी प्रोजेक्ट टाइगर भी न्यूज में आया था 1972 में, 1972 में, ठीक है, 1973 में, 1973 में।
प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होने के 1 वर्ष पूर्व ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 वर्ष पूर्व बना था, इसका मतलब क्या है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन गया था। अब एक चीज समझिए, प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? प्रोजेक्ट हाथी भी क्वेश्चन में है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लगभग 20 वर्ष पश्चात यानी 1992 में प्रोजेक्ट हाथी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आता जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम कब था? 2002 में था। 2002 में था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया और चौथे नंबर पे ये आ गया। अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 के बाद से 1 के बाद से 2 के बाद से 4, तो 3 1 2 4। आंसर कहाँ है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर से सही हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, आप लोग वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो दोस्त टेस्ट सीरीज से यूपीएससी हिंदी के जुड़ना चाहते हैं वो 8840751912 पे संपर्क कर लेंगे। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है, टीम आपको समयानुसार आपको जवाब दे देगी, आप लोग परेशान नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज आप लोग दीजिए, टेस्ट सीरीज से मत भागिए। टेस्ट सीरीज बहुत महंगा भी नहीं है, केवल 1500 रुपये की टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट भी बहुत महंगी नहीं है। ठीक है, फुल टेस्ट इसी में ध्यान देंगे, इसी 1500 रुपये में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितनी आपकी एफटी होने वाली है, यानी फुल टेस्ट होने वाली है, सारी की वीडियो डिस्कशन होने वाली है, सब इसी फीस में, कुछ और आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। अब ध्यान देंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पोषण चक्र को समझते हैं, क्योंकि जो पोषण चक्र है वहीं से आंसर इसको मिल जाएगा। आप समझिए, होता क्या है कि जो जैविक घटक होते हैं, ठीक है, यानी जो बेसिकली पोषक तत्व होते हैं वो जैविक से अजैविक में चेंज होते रहते हैं, और अजैविक से फिर क्या होते हैं, जैविक में चेंज होते रहते हैं। इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी साइकिल को बेसिकली हम लोग कहते हैं पोषण चक्र कहते हैं, पोषण चक्र कहते हैं। इससे पता क्या चलता है कि पारितंत्र में कभी पोषण तत्व जो होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, इनका क्या होता है, परिवर्तन होता है, जैविक से अजैविक में परिवर्तन हो जाता है, और अजैविक से इनका क्या होता है, जैविक में परिवर्तन हो जाता है। इस चीज को हम समझ गए कि जो पोषक तत्वों की गति होती है वो क्या होती है कि जैविक टू अजैविक होती रहती है, जैविक से अजैविक होती रहती है। ठीक है, जैविक घटक से अजैविक घटक में। इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, इसके रिजल्ट ये होता है कि इसके फलस्वरूप क्या करते हैं कि पोषक तत्वों का जो प्रवाह होता है वो निर्धारित होता है। अच्छा, हम लोग सीधी सी बात समझते हैं, इस पूरी परिघटना को क्या कहते हैं, पोषण चक्र करते हैं, और इसी को हम लोग, पोषण चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव भूसा रासायनिक चक्र कहते हैं। इसी को हम लोग जैव भूसा रासायनिक चक्र कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना। तो देखिए, जैविक घटक क्या हो रहा है, अजैविक में चेंज हो रहा है, और जैविक क्या हो रहा है कि बेसिकली जैविक में। ठीक है, क्या कहलाता है, पोषण चक्र कहलाता है, और पोषण चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव भूसा रासायनिक चक्र भी कहते हैं। तो हम लोग जैव भूसा रासायनिक चक्र खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, जैव भूसा रासायनिक चक्र कहलाता है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, हमको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि के रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो तापमान है इसमें क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। अब समझिए, तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, तापमान में वृद्धि का रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस में कमी होगी तो तापमान में भी क्या होगा, कमी होगी, यानी माहौल ठंडा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 2 पॉजिटिव वाला है, काट दीजिए, यानी आंसर आपके बी और डी में से होना है। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या है, औसतन अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो तापमान 15 to 18 डिग्री यही औसत तापमान है। ठीक है, लेकिन इनकी अभाव में जो तापमान वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का अनुमान है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 92 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है क्या कहलाता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे सीयर को हम लोग क्रमक भी कहते हैं। क्रमक क्या है कि सपोज ये एक नग्न चट्टान है, ठीक है, ये एक नग्न चट्टान है, कुछ समय के बाद क्या होता है, इसी नग्न चट्टान में यहाँ पे काई जम जाती है। ठीक है, और यही धीरे धीरे क्या होता है कि छोटे पौधों में कन्वर्ट होगी, छोटे पौधों में, बाद में यही छोटे पौधे क्रमिक रूप से
बड़े बड़े आकार के वृक्षों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। बाकी और भी कहानी है, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्लास लंबा हो जाएगा। हम लोग बेसिकली यही तो समझेंगे। हम लोग समझ गए कि इसको क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं, ठीक है, क्रमक कहते हैं। आंसर हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सस्टेनेबल पर्यटन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है सस्टेनेबल टूरिज्म का। ऑप्शन ए कह रहा है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। तो जाहिर सी बात है, सस्टेनेबल टूरिज्म करेंगे तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगा, यानी एक चांस है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो, सही हो, ये वाला ऑप्शन क्या हो, सही हो, एक चांस है, ठीक है। यानी ये भी चांस है कि 50% ये भी आंसर सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, ठीक है। सस्टेनेबल पर्यटन का यहाँ पे उद्देश्य बोल रहा है कि बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, ठीक है। मोटा मोटा लग रहा है, लेकिन मोटा मोटा मतलब लगभग ठीक है, कह सकते हैं 20% के करीब में लग रहा है, लेकिन ये पहले से फील आ रही है सस्टेनेबल से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 20% फिर भी मान लेते हैं। नेक्स्ट आइए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधन करना। अब समझ गए, यहाँ पे सुरक्षित सांस्कृतिक अखंडता भी बची रहे, पारिस्थितिकी जो प्रक्रिया है वो भी बची रहे, और इनके बचने के साथ पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन कर, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भैया कि चीज़ों को बचाए रखो ताकि वो अगली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल वर्ड के नज़दीक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सस्टेनेबल वर्ड के नज़दीक ऑप्शन आपका पॉइंट नंबर सी दिख रहा है, पॉइंट नंबर सी दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी नंबर सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कह रहा है मीथेन और डी कह रहा है ओजोन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, अब समझेंगे हम लोग, ए बी सी डी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब कह रहा है कि 94 नंबर है, 94 नंबर देखेंगे कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये तीनों क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस है जो प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। हालांकि ध्यान देंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी जो उत्पन्न होती है ये भी जीवाश्म ईंधनों के दहन के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से, ध्यान देंगे, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इस चीज को ध्यान देंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो हम लोग पर्यावरण का वर्गीकरण करते हैं, पर्यावरण का जो वर्गीकरण करते हैं वो भौतिक आधार पर करते हैं, इसलिए हम लोग भौतिक पर्यावरण बोलते हैं। सांस्कृतिक आधार पर हम सांस्कृतिक पर्यावरण बोलते हैं, जैविकीय आधार पर हम लोग जैविकीय पर्यावरण बोलते हैं। लेकिन परिचालन के आधार पर, ठीक है, ऑपरेशन के आधार पर, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट यहाँ लिखा है, ऐसा कोई डिवीजन नहीं करते हम लोग। इस 3 प्रकार का डिवीजन हम लोग सुन लेंगे कि जैविक पर्यावरण, कल्चरल पर्यावरण, ठीक है, बायोलॉजिकल पर्यावरण, ये हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन परिचालन पर्यावरण सुनने को भी नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इस 3 आधार पर इसका डिवीजन हो जाता है। कोई नॉर्मली बुक पढ़ेंगे जब हम लोग पर्यावरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे पर्यावरण के प्रकार में जाते हैं, डिवीजन में जाते हैं, वर्गीकरण में जाते हैं, तो ये 3 टाइप हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। 96 कह रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है एल्टन द्वारा किया गया, बी कह रहा है बेनेट द्वारा किया गया, सी कह रहा है बर्केल द्वारा किया गया और डी कह रहा है रेडजेल किया गया। कुछ कीवर्ड्स के प्रतिपादक कौन है, क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो जो पारिस्थितिक संक्रमण है, ठीक है, इसकी अवधारणा जो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बेनेट के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया था, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। हम लोग करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, ठीक है, कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है। आइए देखते हैं कि वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है। कह रहा कि ग्लोबल वार्मिंग करा कि समुद्र जल के तापमान, समुद्र जल तल का बढ़ा, तो बिल्कुल सही है। ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, पिघल के कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, तो समुद्री जल का तापमान क्या हो गया, बढ़ जाएगा। इससे क्या कि जो रिजल्ट और भी क्या होगा कि जो तटीय
द्वीप है वो डूबने की समस्या है। हिम नदी का पिघलना बिल्कुल सही है, हिम नदी पिघलेंगी तभी तो समुद्री जल में तापमान में वृद्धि भी होगी, ऊपर ही समझ लें। बीमारियों का फैलना बिल्कुल सही है, ठीक है, बीमारियों का फैलना ये भी सही है। आगे कह रहा है कि अच्छा बीमारियों का फैलना यहाँ पे तीसरी पॉइंट लिखी है बीमारियों का फैलना, और चौथा क्या लिखा है, चौथा देखते हैं। चौथा लिखा है कि प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। चौथा लिखा है प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। जान लेंगे कि प्रवाल भित्तियाँ क्या है, एक निश्चित और समय सीमा हम लोग कह सकते हैं कि कंडीशन उनकी कि कितनी वाटर में कितनी गहराई में जिंदा रहेंगी या कितनी साइड में जिंदा रहेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि प्रवाल भित्तियों के बारे में कंडीशन है। हम लोग प्रवाल भित्तियाँ पढ़े हुए भी हैं, एक बार सेपरेट इसके लिए वीडियो बन जाएंगे। तो प्रवाल भित्तियों पर भी ये निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, ये भी सही है, यानी प्रवाल भित्तियों का भी विरंजन होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन इसके सही है, चारों ऑप्शन वैश्विक तापमान के बारे में सही है। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हैं, कह रहा है कि इनको कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये 1992 1992 की घटना है, 1992 की घटना है। सेकेंड कह रहा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। तो ध्यान देंगे ये जो रिपोर्ट थी, ठीक है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ था, 1987 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है इसका प्रवर्तन कब हुआ था, तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन हुआ था वो 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है द लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ। ये तो ध्यान देंगे कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में, 1972 में। अब देखिए तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है इसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद से क्या है कि ब्रटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है वो है, उसके बाद से क्या है कि जो मॉनिटर प्रोटोकॉल है वो है, और फिर रियो समिट है। तो रियो समिट सबसे लास्ट में, यानी एक सबसे लास्ट में होगा, एक सबसे लास्ट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कट गया और ऑप्शन नंबर ए कट गया। इसका से पहले क्या होगा, तो पहले हो गया आपका ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 होगा, पॉइंट नंबर 4 यहाँ भी पहले है, यहाँ भी पहले, अभी आंसर नहीं मिला, नेक्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं। उसके बाद से 4 के बाद से क्या होगा, 1972 के बाद से यहाँ पे क्या है 1987 है, यानी 2 होगा, 4 के बाद से 2 होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे जो चीज़ आपको समझाई गई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। हम लोग क्या करते हैं, अब चीज़ें खत्म होने वाली है, 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह क्या था, ठीक है, वो प्रतिवेदन क्या था बताना है। यानी यहाँ पे साफ साफ देखिए कह भी रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, बेसिकली ये प्रतिवेदन क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी, ठीक। कह रहा है इसके बाद से क्या है, कह रहा है कि इसके बाद से इस पर चर्चा आरंभ हुई, वो प्रतिवेदन क्या था। तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का दूसरा प्रतिवेदन, और 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। ध्यान देंगे तो ये बेसिकली क्या था कि 1987 में क्या है कि ब्रटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसी में क्या है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर बेसिकली हम कहते हैं कि पहली बार इसी में सतत विकास वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये वर्ड जो था बेसिकली इसी आयोग की रिपोर्ट में इसका यूज किया गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1962 में एक पुस्तक थी, इसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। कह रहा है कि जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली। इस पुस्तक के दम पे क्या कर रहा है कि विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है। यानी साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है इसके लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है, ध्यान देंगे। तो जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है इसके लेखक का नाम है रेचल कॉर्सन। इसके लेखक का नाम है रेचल कॉर्सन। रेचल कॉर्सन की ये बुक 1962 में जब भारत पाक चीन युद्ध चला था उसी समय इसको प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये एक अमेरिकी पर्यावरणविद थे, ठीक। नेक्स्ट आएंगे 101 नंबर क्वेश्चन पे। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे देखें कि नॉट मैच्ड यानी सही नहीं है वो बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। अब समझिए विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण, अब कह रहा है कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना विलुप्तीकरण का कारण है या नहीं सोचना है, ठीक है। विलुप्तीकरण का कारण है या नहीं, तो बिल्कुल सही है भाई। अगर हमने का घर नष्ट हो जाए तो विलुप्त हो जाएंगे, मतलब भागना पड़ेगा दूसरी जगह, शरणार्थी बनना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये सही बात बोली है।
नेक्स्ट करा जंगलों में आग लगना, जंगलों में आग लगेगा तो भी प्राकृतिक आवास ही नष्ट होगा। चलिए यानी ये भी सही लिखा है, यानी इसका सही आंसर ये भी नहीं, क्योंकि नॉट राइट पूछा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है वो बताना है। तीसरा कह रहा है कि वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, वाणिज्यिक व्यापार अवैध हो जाएगा तो बेसिकली इनको मार काट के इनका यूज कर लिया जाएगा तो भी ये खत्म हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये सही बोल रहा है लेकिन आंसर नहीं के बारे में पूछ रहा है। चौथा कह रहा है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, देखिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से मानवों के लिए समस्या है, जीव जंतु के लिए समस्या नहीं है। ठीक है, विलुप्तीकरण का कारण ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि भैया जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये तो अच्छी बात है, हम लोग संख्या तो बढ़ाने के चक्कर में है। तो इस तरह से क्या हुआ 2020 का आपका पेपर सही खत्म हो जाता है। 101 क्वेश्चन वो देख लिए, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन के करीब में और बचा, जो कि 20 नहीं 10 से 15 क्वेश्चन जो कि आपकी हम लोग कह सकते हैं उसमें यूपी स्पेशल है और विविधा है। 10 के करीब में विविधा है और 2-3 इसमें यूपी स्पेशल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे, जब 5 साल कर लेंगे ताकि मोटा हो जाए, 100-150 क्वेश्चन एक साथ हो जाए, फिर उसको लाके हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज 2020 का पेपर आप लोग का समाप्त हो जाता है। जय हिंद, मिलते हैं 2019 के पेपर में अगले